नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के एमसीक्यू पर। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं में पर्यावरण विषय से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? ठीक है, तो इसमें एक वर्ड है पर्यावरण। तो पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ठीक है, हमारे चारों ओर जो भी आवरण है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक, तो 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर चर्चा हेतु महासभा का आयोजन किया गया था और यहीं पर पर्यावरण दिवस मनाने का सुझाव भी दिया गया था। ठीक है, कब सुझाव दिया गया था? 1972 को, लेकिन इसके 2 वर्ष बाद, कब? 1974 से। ठीक है, 1974 से क्या हुआ? पर्यावरण दिवस मनाना हम लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, सुझाव कब मिला? 1972, लेकिन मनाना कब स्टार्ट किए? 2 साल बाद, मतलब 74 में। ठीक है, तो पहला पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाए? 5 जून 1974 को। ठीक है, तो हर साल जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो उसका एक थीम होता है। ठीक, तो उसी प्रकार 2023 का थीम यहाँ पर पूछा गया है। तो 2023 का थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, या ओनली वन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, या सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो 2023 का थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक से जो हमारा प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसका समाधान कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। ठीक है, तो थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग अभी ही चर्चा किया, 5 जून को मनाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 5 जून। तीसरा प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल की परतें होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो बादलों का बनना है, बिजली का कड़कना है, ये कौन से लेयर में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे, जो पृथ्वी है उसके जस्ट ऊपर होता है, मतलब वो सबसे निचली परत है। ठीक है, तो ये जितनी भी घटनाएं होंगी वो कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में। ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर का उड़ना भी पूछे तो वो कहाँ होगा? वो भी क्षोभ मंडल में होगा। लेकिन अगर वही वायु यानी हवाई जहाज का उड़ना पूछे तो वो क्षोभ मंडल से ऊपर होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ क्या आ रहा है? 10% का नियम। 10% का नियम क्या होता है? जो खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे कि हरे उत्पाद, पेड़ पौधे उत्पाद, फिर शाकाहारी, फिर छोटे मांसाहारी, फिर बड़े मांसाहारी, उनमें ऊर्जा का स्तर कैसा होता है? केवल 10% ही ऊपर पहुंचता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल प्रश्न में ध्यान देते हैं। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, बी है टांसले, सी है लिंडमान, या इनमें से कोई नहीं। तो 10% का नियम दिया था लिंडमान ने, मतलब ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1980 में, 1973 में, 1986 में, या 1970 में? तो 1972 में एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम 1972। ठीक है, कब? 1972 में आया था ये। तो इसी के तहत टाइगर टाइगर जो है बाघ, तो उसको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि वो दिन ब दिन उनकी क्या है संख्या कम होती जा रही थी, तो उनको संरक्षित करने के लिए क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। तो वो कब चलाया गया था? 1973 में। किसके तहत चलाया गया था? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, उसी के तहत यह प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? यहाँ राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट इत्यादि। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला जैविक खेती स्टार्ट किया? तो वो है सिक्किम। ठीक है, सबसे पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। लेकिन वही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण जैविक वाले जिले हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रायपुर संभाग का जिला है गरियाबंद। ऐसे कितने जिले हैं टोटल? 5 जिले ना छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला कौन सा है? गरियाबंद। कौन से संभाग में पड़ता है ये? रायपुर संभाग में। ठीक है, फिर बाकी के जो 4 हैं वो है बस्तर संभाग के। एक है नारायणपुर, उसके बाद है बीजापुर, फिर है सुकमा और एक है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ये 5 जिले क्या हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिले हैं। ठीक, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। तो इसमें किस पर चर्चा की गई थी? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें, मृदा प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन। तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, मतलब ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो यहाँ पर गैसों का नाम दिया है। ऑप्शन ए है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है CH4 यानी मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम लोग लिखते हैं CO। ठीक है, और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऐसा कौन सा गैस है जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं करता है? पूछ रहा है। ठीक है, करता है नहीं करता है, इसको हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि प्रश्न अधिकतर यहीं पर गलत होते हैं। तो यहाँ नहीं वाला पूछा है, तो कौन सा नहीं करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नहीं करता है। ठीक है, बाकी जो CFC है, मेथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या है? ओजोन को प्रदूषित करते हैं। ठीक, 9वां प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आजकल के युवाओं की पहली प्राथमिकता क्या होती है? जिम जाना और बॉडी बनाना। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, तो हमको राज्य का नाम भी याद करना जरूरी है। ठीक, 10% नियम किससे संबंधित है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 10% नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था? लिंडेमान ने। ठीक है, तो ये 10% नियम होता क्या है? ऑप्शन ए है पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, जल वाष्प का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना, या ऑप्शन डी है उष्मा का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो इसमें क्या होता है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना क्या कहलाता है? ऊर्जा का 10% नियम। इसको मैं आपको बताती हूँ इस चार्ट के माध्यम से। ठीक है, यहाँ जैसे उत्पाद है यानी हरे पेड़ पौधे,
हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये कितना है, 1000 केजी है, ठीक। तो जो इसको शाकाहारी खाएगा, ये खाद्य श्रृंखला में जैसे हरे पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी, तो इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होगा, इसका केवल 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है, इतना तो आपको निकालने आता ही होगा, नहीं आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, केवल 100 केजी, ठीक है। यहाँ 1000 केजी था, ऊपर जस्ट ऊपर वाले स्तर में कितना पहुंचा, ये केवल 100 केजी, जस्ट उससे ऊपर में देखते हैं, ठीक। इसको कौन खाएगा, छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी। तो यहाँ पर इसका 10% पहुंचेगा, इस 100 केजी का 10%, तो 100 केजी का 10% भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कितना पहुंचेगा, 10 केजी, ठीक। और उससे फिर डायरेक्ट बड़े मांसाहारी, ठीक है, बड़े मांसाहारी। तो बड़े मांसाहारी को कितना ऊर्जा मिलेगा, इसका 10%, मतलब 10 का 10%, तो 10 का 10% आप निकाल सकते हो, मतलब केवल 1 केजी, ठीक है। हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है, मान लेते हैं हिरन, ठीक है। तो हिरन में कितना ऊर्जा जाएगा, 100 केजी। फिर उसको कौन खा लिया, लोमड़ी, ठीक है, तो उसमें कितना जाएगा, 10। और अगर लोमड़ी को शेर खा लिया तो उस तक ऊर्जा कितना पहुंचेगा, केवल 1 केजी। मतलब इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण केवल उसका 10% होकर कम होते जाता है। बाकी जो 90% है वो कहाँ जाता है, तो वो आसपास के वातावरण या हमारे शरीर में ही घुल मिल जाता है, ठीक। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देखते हैं आगे, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये केरल में अवस्थित है, ठीक है। साइलेंट वैली जो है वो पश्चिमी घाट में ही अवस्थित है, मतलब कहाँ, केरल में, ठीक। डोडो पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये डोडो पक्षी है क्या, तो डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त प्राय जीव है, ठीक है। मतलब ये इनका क्या है, ये पारिस्थितिक तंत्र से विलुप्त होते जा रहे हैं डोडो पक्षी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में या नेपाल में, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मॉरिशस में पाए जाते थे, ठीक है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या, रेड डाटा बुक। तो ये रेड डाटा बुक होता क्या है, इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र से जो भी जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं या फिर विलुप्त होने के कगार में है, संकटापन्न है या फिर जो सुरक्षित है, उनकी कैटेगरी बनाई जाती है। उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है कि कौन से जीव विलुप्त हो गए हैं, कौन से विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है, कौन संकटापन्न है और कौन सुरक्षित है, ठीक। तो उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है, IUCN, UNEP, UNFCCC या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कौन जारी करता है, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम की अवधारणा किसने दी थी, ठीक है। तो इकोसिस्टम की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिकों का नाम दिया है, पहला है लिंडेमन, A.G. टांसले, W.C. रोजन या चार्ल्स। तो इकोसिस्टम की अवधारणा दी थी A.G. टांसले ने, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक। पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा था, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यह प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी कहाँ है, नीचे तमिलनाडु राज्य के सीमा पर, ठीक है। तो कौन सा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, नीलगिरी। यहाँ पर से एक नाम है कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये माना जाता था, लेकिन ये अभी अस्तित्व में नहीं है। अभी कौन सा है छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कौन से नंबर का है, 14वें नंबर का है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने हॉटस्पॉट स्थल है। ऑप्शन ए है 3, 4, 5 या 6। तो हॉटस्पॉट स्थल बोल रहे हैं। हॉटस्पॉट स्थल क्या होता है, जहां पर चाहे पेड़ पौधे हो,
या जीव जंतु हो, उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। मतलब वहाँ जो जैविक विविधता होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, उसी को हॉटस्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। और भारत में ऐसे 4 क्षेत्र हैं जिसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। तो वो 4 क्षेत्र है कौन सा, ये देख लेते हैं। पहला है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? पूर्वी हिमालय, ठीक, पूर्वी हिमालय, ठीक है। तीसरा है हमारा इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा है हमारा सुंडा क्षेत्र या सुंडालैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है, पूर्वी घाट है या पश्चिमी हिमालय है, या पश्चिमी घाट है या पूर्वी हिमालय है। तो हमको याद रखना है घाट जो है वो पश्चिमी है और हिमालय क्या है? पूर्वी है। मतलब ये जो एरिया होगा पश्चिमी घाट वो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, और इधर का जो हिमालय होगा पूर्वी हिमालय वो क्या होगा? वो हॉटस्पॉट क्षेत्र है, ठीक है। और यही जो बर्मा होता है म्यांमार, उसका जो भारत के साथ जो सीमा है वो क्षेत्र क्या है? वो भी क्या है? हॉटस्पॉट है, ठीक है। आगे देखते हैं, पेयजल में पारे की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो पेयजल में पानी की मतलब पारा, लेड, इसके कारण कौन सा बीमारी होता है? तो मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग, ठीक है। निम्न में से किस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दम घोटू गैस की बात की जा रही है, जिससे दम घुट जाता है, कौन सी गैस से? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। मान लेते हैं अगर आपको किसी एक बंद कमरे में जहाँ कोई भी रोशनदान नहीं है, ठीक है, हवा आने जाने का कोई भी साधन नहीं है, वहाँ आपको अगर कोयला से जो जल रहा है सिगड़ी, अगर वो आप वहाँ रख दे और आपको वहाँ बंद कर दे, तो जो उससे जो धुआं निकलेगा ना उसमें क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बहुत ही कम समय में आपकी मृत्यु होने की चांस है, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक। 19वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है चमेली देवी, सी है मेधा पाटेकर, ऑप्शन डी है चंदी प्रसाद भट्ट। तो इसका प्रणेता पूछा है, तो प्रणेता में क्या लेंगे? चंडी प्रसाद भट्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम, यहाँ तो सुंदरलाल बहुगुणा आना चाहिए। तो हाँ, ये भी चिपको आंदोलन से ही संबंधित है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसके प्रणेता कौन है? तो प्रणेता में हम लोग किसका नाम लेंगे? चंडी प्रसाद भट्ट। अगर ऑप्शन में चंडी प्रसाद भट्ट का नाम नहीं देता है और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम देता है तो हम लोग उसको भी सही आंसर ले सकते हैं, ठीक है। और इनमें एक और नाम है मेधा पाटेकर, ये किससे संबंधित है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी है प्रश्न 20वां है, पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैक फुट बीमारी होती है? ठीक है, पिछले बार हमने क्या देखा था? पारे की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो मिनी माता। यहाँ किस बीमारी की बात की जा रही है? ब्लैक फुट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या कैल्शियम। तो ब्लैक फुट होता है आर्सेनिक से। किससे होता है? आर्सेनिक से, ठीक है। 21वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग की संभावना मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प या NO2। तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण ज्यादा होता है? CO2 के कारण ही ना, तो उसी के तहत ही मापेंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? ऑप्शन ए क्या दिया है? कवक और काई, जीवाणु और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक और शैवाल और जीवाणु। लाइकेन से संबंधित प्रश्न अभी हाल के ही एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर में आया था कि वो किस प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है, तो वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? किसका सहजीवी संघ है? तो जो लाइकेन होता है वो शैवाल और कवक का सहजीवी संघ होता है। किसका किसका? एक तो शैवाल और दूसरा किसका? कवक, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा
कितनी हो सकती है? कहाँ? आवासीय क्षेत्रों में, मतलब रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर मानव अधिकतर निवास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में, तो वहाँ ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? 65 डेसिबल या 60 या 55 या 50। तो कितनी हो सकती है? किसके अनुसार? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। तो कितना होगा? 55 होगा। ठीक है, 55 डेसिबल। ठीक। 24वां प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो पिछले प्रश्न जो था प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, जिसके तहत ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का कार्य करेगा, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान का प्रश्न है, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ये पर्यावरण का भी प्रश्न है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण किस अनुच्छेद के माध्यम से करेगा। ये किस में आता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। मतलब राज्य को ये निर्देश प्राप्त है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, उसके लिए कार्यक्रम चलाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 में आएगा, या अनुच्छेद 47 में आएगा, या अनुच्छेद 50 में आएगा, या अनुच्छेद 48A में आएगा। तो ये आएगा अनुच्छेद 48A में। ठीक है, ये संविधान में मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि और दुधारू पशु के संरक्षण के बारे में बात की गई है। वहीं 48A में किसकी बात की गई है? पर्यावरण और उसे पर्यावरण के संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही आप अपना महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ महिला पर्यवेक्षक के कोर्स लॉन्च किए गए हैं, इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, तो वहाँ जाके आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।